हसन नाज़रीन किराम, मुल्क में हर तरह के बहरान हैं जी। पार्लियामेंट का बहरान है, एस्टेब्लिशमेंट का बहरान है, अब हम कहते हैं अदालती बहरान भी है, बहुत शदीद है। टकराव हो रहा है शायद पार्लियामेंट का और जुडिशरी का, कभी कहते हैं जुडिशरी का और फ़ौज का। मुल्क के लिए बड़े मुश्किलात हैं, माशी भी हैं, सियासी भी हैं, सिक्योरिटी के भी हैं। लेकिन ये जो अदालती मसाइल पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में, उससे कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा टकराव पैदा हो सकता है जो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एक जो धमाका साबित हो सकता है। मैंने वादा किया था, एक दो बार कहा था कि इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज वो दिन आ गया है। हमारे साथ हमारे बहुत पुराने दोस्त और मुल्क के बहुत नामवर वकील जिन्होंने बड़े कमाल के मुकदमात लड़े हैं, मैं उनका तज़किरा नहीं करना चाहता, खामखा आप बाइस हो जाएंगे कई बातों के मामले में। अकरम शेख साहब वो जहाँ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मीर साहब। उनसे मैंने उनको जहमत दी है। वो कहीं आते जाते नहीं हैं आमतौर पर ऐसे केसेस में। उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, तशरीफ़ लाए हैं और आज हमारी रहनुमाई करेंगे इन मामलों पर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीर साहब। शेख साहब, क्या हमारे जो बहरान पैदा होने शुरू हो गए हैं, सज्जाद शाह के बहरान का तो आपने खुद भुगता है, भुगता ही मैं कहूँगा। बिल्कुल भुगता हूँ सर। हाँ जी। और उसके बाद साकिब निसार का मामला, इफ्तिखार चौधरी का मामला, अब मामला वो, यानी कि जज कभी ये नहीं होता था कि जज आपका ये होता था कि उनका जहन एक तरफ होता है, लेकिन ये नहीं होता था कि ये कहा जाए कि वो फलां पार्टी की तरफ है। आप कुछ इस तरह की वजह बन गए, अदालतों के फैसलों पर लोग पार्टियों के फैसले समझने लग गए हैं। फलां आएगा, उमर अता बंदियाल आएगा तो हमेशा यही फैसला देगा, अब आएंगे तो यही फैसला देंगे। क्या कैसे हम इस सूरत हाल से? मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं, आपने फरमाया मैं आता नहीं हूँ, आपको याद पता है कि आप मेरे हमदम देरीना हैं। जी जी, कोई शक नहीं। तो आपने जब मुझे याद फरमाया तो मौजू ऐसा था, मामला ऐसा था कि मैंने समझा शायद मेरी बात जो अमेंडिंग फोर्सेस हैं उन तक पहुंच जाए और शायद वो इसको कंसिडर फरमा लें। ये एक अनकॉल्ड फॉर क्राइसिस है जो हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ुमरे में अपने सर पे ओढ़ लिया है। इस वक्त ना तो ऐसी कोई सूरत हाल थी कि हम दस्तूर की तरमीम करें। सियासी जमातों ने इस बात को अपने मंशूर का हिस्सा नहीं बनाया कि हम दस्तूरी तरमीम लाएंगे। पूरी दुनिया में ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑन गोइंग और एवर लिविंग डॉक्यूमेंट है। मुख्तलिफ अदवार में उसकी मुख्तलिफ तशरीह होती रहती है। अभी अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरमीम आई है 107 साल के बाद। अच्छा, 107 साल के बाद जमातें अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाती हैं और अंदाज़ा करें कि आज हम दस्तूर की तरमीम करने जा रहे हैं। मुझे एक वकील होने की हैसियत से इल्म नहीं है कि क्या तरमीम करने जा रहे हैं। आपको एक इतना सीनियर जर्नलिस्ट होने के बावजूद ये आपको मालूम नहीं है कि किस चीज़ पे हम क्या तरमीम करने जा रहे हैं। ठीक है। बात यह है कि जो हवा में जो गर्दिशें आज का डॉन सारे अखबारात मैंने पढ़े हैं, एक तो तरमीम ये थी कि चीफ जस्टिस की उम्र में तोसी कर ली जाए, कर दी जाए। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि वो मामला पाकिस्तान उससे भुगत चुका है, पाकिस्तान उससे गुजर चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दस्तूर में 5वीं आईनी तरमीम की थी। सरदार इकबाल 5वीं आईनी तरमीम, 5वीं आईनी तरमीम, जिसमें चीफ जस्टिस की पोस्ट को टेन्योर पोस्ट बना दिया था। 4 साल पहले बना दिया था, जो इस वक्त मौजूदा जो तजवीज़ है। तो लेकिन वो वक्त की कसौटी पे पूरी नहीं उतर सकी। लोगों उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं उतर सकी। नहीं, उसको ख़त्म करना पड़ा ना। उसको ख़त्म करना पड़ा, अगली तरमीम लानी पड़ी, ख़त्म करनी तरमीम लानी पड़ी। तो इसलिए एक ऐसी चीज़ जो हम ट्राइड एंड टेस्टेड है, वाई वी आर री एंगेजिंग आवर सेल्व्स एंड आवर एनर्जीज। वक्त की ज़रूरत, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया, वक्त की ज़रूरत है एक पुरसुकून, पुरअमन सियासी डिस्पेंसेशन जिसके नतीजे में हमारी मुआशी और इक़्तिसादी हालत बेहतर हो सके। ठीक है। बहरानों से पाक, बहरानों से पाक अलग
ना जुड़ी हुई नहीं, यानी हम बजाय इसके कि हम कोशिश करें कि बहरान ना आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहरान नहीं है तो तलातम बर्पा हो जाए समंदर में। ये एक गैर ज़रूरी, अगर फ़र्ज़ कीजिए इन्होंने ये, मुझे पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, हाँ। बट प्रैक्टिकली जब रियलिटीज़ को फेस किया दोनों जमातों ने, आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद पीपल्स पार्टी ने उसी के फौरन बाद फौज से करके वो इक़्तिदार में आए 2008, हाँ, हाँ। 8 से 13 तक वो इक़्तिदार में आए। उसके बाद फिर ना उन्होंने किया और ना फिर उसके बाद जो PMLN की गवर्नमेंट आई ना उन्होंने उसको किया। और उसके बाद देखिए ऐसा मुल्क जिसमें ऐसी फोर्सेस मौजूद हों जो आपके पॉलिटिकल हम आहंगी को डिस्टेबलाइज करने की कुव्वत रखती हैं, उनमें तो इस तरह का एडवेंचरिज्म करना नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो एक बात हो गई जी, लेकिन ये जो सारा क्राइसिस पैदा होता है, बार बार अदालत पर एतबार नहीं करते लोग हैं, और अदालत और पार्लियामेंट का टकराव हो जाता है। वो एक फैसला करते हैं, वो दूसरा फैसला करते हैं, वो एक लॉ पास करते हैं, वो अनडू कर देते हैं। ये जो सारा एक खेल चला हुआ है, ये क्या आप क्या मीर साहब, ये अगर एक जमात या एक हल्का एक तबका ये समझता है कि अदालत को मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए, तो अदालत तो पाबंद है जो उसके सामने फ़ाइल पड़ी है उसके मुताबिक फ़ैसला। सभी ने ये किया है, लेकिन ये मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। जब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ तो कुछ हमारी जो बड़ी मुअस्सर और कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस और गैर सियासी भी, उन्होंने कहा जी ये तो जज ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मैंने कहा सर, मैंने इस चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस के और मीमो गेट जो वाक़या हुआ 11/12 में, उसमें काजी फायज ईसा साहब उस कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक। इनके साथ ऑनरेबल जस्टिस मशीर आलम और ऑनरेबल जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब मेंबर थे। तो मैं एक किसी फरीक का नहीं बल्कि एक गवाह का वकील के तौर पे मुसव्वर मंसूर एजाज, ठीक है, जो अमेरिकन सिटीज़न था, जिसने ये जिस पे कहा गया था कि उसने वो मैसेज कन्वे किया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, मैं उसकी तरफ से वहाँ पेश हुआ। मैं आपको बताऊँ, आप हैरान रह जाएंगे कि वो 3 चीफ जस्टिस ने मुतफिका फैसला ये दिया कि ये जो कुछ एलिगेशन है ये दुरुस्त एलिगेशन, जो कि जिसकी पायनियरिंग ISI ने की थी। जनरल पाशा was a gentleman who met मुसव्वर मंसूर एजाज इंटरकॉन्टिनेंटल पार्क लेन 1 में, उसी की बुनियाद पर सारा वो लीक हुआ, उसी की वही बुनियाद बनी। ठीक है, यानी अंदाज़ा कीजिएगा कि वो शख्सियत जिन्होंने पूरा ये मौजूदा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उनके नज़दीक भी बहुत काबिल एहतराम है जनरल पाशा साहब। ठीक है। तो जनरल पाशा साहब उधर से गवाह थे, दूसरा गवाह एक गैर मुल्की था, और यही बेंच था, इन्होंने फाइल में जो कुछ था उसके मुताबिक फैसला दिया। आपसे कहा भी किया कि फायज ईसा की आप केस लड़ें या मुझे ऐसा था कि जिस वक्त ये रेफरेंस फाइल हुआ ना, तो मैं इत्काफ के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। मैं इस वजह से पर्सनल प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन मैं जाहिर है उस रेफरेंस के भी खिलाफ था, और मैंने जो उनके वकला थे, जो बहुत ही होनहार वकला, नौजवान वकला, सलाहुद्दीन साहब, बाकी फाजिल वकला का एक बहुत अच्छा पैनल था, मुनीर मलिक साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, तो मैं अपने पास जो उनके साथ मैं डिस्कस करता रहा कि ये तो बिल्कुल एक बदनीयती पे मबनी रेफरेंस है, ये नहीं चल सकता, ये काबिल पजीराई नहीं है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो उसकी बुनियाद क्या थी, उनकी ये परसेप्शन कुछ हलकों की कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब बताएं, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हस्ती शख्सियत, अदालती शख्सियत जो 2010, 11, 12 में
एक इतना मुतफिका और इतना कटिंग एज फैसला दे चुकी है, आज वही जो तबकात हैं वो कहते हैं कि हमने जो है ये इसके सिवा हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा। अब देखें ना, ये एक जैसे पैराडॉक्स, वही जज है और दयानतदार जज है, उन्होंने एक नया ईरा शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उनकी तकर्री हुई इतवार के दिन, सोमवार के दिन पहला काम उन्होंने ये किया, फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई जो 4 साल पहले तक नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, एक बंद अदालत के कमरे को उन्होंने 24 करोड़ अवाम के सामने खोल दिया, ओपन कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया कि हमारे आप कारकर्दगी देखें, वकला की कारकर्दगी भी देखें, हमारी कारकर्दगी भी देखें। तो मैं समझूंगा कि वो बहुत एक अच्छी मंजी हुई, तजर्बाकार और फिर बानियाने पाकिस्तान की औलाद से हैं। ही डिजर्व्स ऑल रिस्पेक्ट विच वन कैन एक्सटेंड। तो मैं इसी तरह जो हमारे सीनियर प्यूनी जज हैं उनको भी मैं बहुत जानता हूं। उनकी बहुत यहाँ एहतराम था जब वो लाहौर में भी थे। नहीं, एहतराम नहीं है, वो ही इज ए जज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने अमेरिका से तालीम हासिल की, उनकी तरबियत ऐसी है, उन्होंने यहाँ फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है। और फिर उन्होंने देखे ना, ये बतौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उन्होंने नई डायमेंशंस दी हैं कोर्ट को, नई जहतें दी हैं केस मैनेजमेंट को। ये बात कि 60,000 मुकदमा पेंडिंग है, ये कोई रीज़न नहीं है जजेस की तादाद में इजाफा करने के लिए। 60,000 मुकदमे की पेंडेंसी इस बात का तकाजा करती है कि जज साहबान मुकदमात का फैसला कर दें। ये नहीं है कि एक तरफ से आए कि जी हमें एडजर्न कर दें तो वो तैयार बैठे हों कि आज काम ज़्यादा लगे हुए इसको एडजर्न कर दें। एक मुकदमा है जो मैंने 6 दफ़ा बहस की है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला नहीं हुआ आज तक। मुख्तलिफ बेंचों में की है, 3 चीफ जस्टिस के सामने की है। तो ये जो है ना, ये असल में एक ज़माने में आप जजों की बात कहते हैं कि जब पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ था तो 5 जज हुआ करते थे। हमें नाम भी याद हैं, कहें तो बता देता हूँ: कार्निलिस, केकाउस, एस.ए. रहमान, फजल अकबर, हमूदुर रहमान। नाम याद थे, उनके फैसले लोगों को याद। मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। ये आपने कहा ना कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बावजूद हमने जजेस की तादाद कम नहीं की, बढ़ा दी ना। मैं यही कहता हूँ बल्कि उसमें इजाफा किया है। अच्छा, इजाफा भी अगर मुतकाजी हो, हालात तकाजा करें इस बात का कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए, तो उसी सूरत में आप इजाफा कर सकते हैं, वरना आप इजाफा नहीं कर सकते। ये आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये एक जो मसला पैदा हुआ है वो सजाद अली शाह के केस में मैं नहीं आता, उसमें बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहे हैं। ये एक जो मसला पैदा हो गया है कि जज की जो अपॉइंटमेंट है पहले एक कमेटी करती है, फिर वो पार्लियामेंट कमेटी के पास जाता है, वो रिजेक्ट कर देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आता है। और इफ्तिखार चौधरी ने ये तरीका इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिवर्स। आप सज्जाद मीर साहब, क्या आप इस पूरी कौम को और पूरे अदारे को इज़्ज़त माब इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसले की वजह से सजा देंगे? उसकी सजा आप जुडिशरी को देंगे? नहीं, मैं सिर्फ आपसे सवाल असल में करना, मैं ये कह रहा हूँ इंतखाबात का तरीका अदालत के पास अख्तियार है कि मुनीर भट्टी इस केस को रिविजिट कर ले। क्या कभी हुकूमत ने, कभी किसी पार्टी ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है कि इसको, ये जो आपने, बल्कि काजी फायज ईसा साहब का तो ये स्टैंस है कि जो पार्लियामेंट की इंटेग्रिटी है, पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन है, उसमें कम से कम इंटरफेरेंस की जाए। अभी ये जो नैब लॉ के ऊपर जो फैसला आया है काजी साहब के बेंच का, ठीक है, इसमें वो जो जजेस दूसरे मुकदमे में डिसेंटिंग हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस में, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जैसे जय्यद जजेस, वो भी इसमें शामिल हैं नैब कोर्ट के फैसले में। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसलों को मयार बनाकर आप जुडिशरी के मुतल्लिक अपने एटीट्यूड को न तब्दील करें। ठीक है। देखिए, इस वक्त परसेप्शन क्या है, मैं आपसे खुल के बात करता हूँ। 12 जुलाई का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने, 8 ने नहीं, हाँ 12 ने, 13 जजेस थे, हाँ। उनमें से
जस्टिस अमीनुद्दीन खान हाँ। और जस्टिस नईम अखवान, इनका एक डिसेंटिंग नोट है। उसके अलावा 11 जजेस ने इस बात को तस्लीम किया है कि एक पीटीआई जो है वो एक एग्जिस्टिंग पार्टी है, जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी शामिल हैं। बाकी जो फैसला था कि सीटें कहाँ जाएं, वो उन्होंने 8 जजेस ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मार्ज़ वजूद में आना भी तहरीक इंसाफ के ऊपर की गई नारवा सख्तियों का नतीजा था, इसलिए वे पीटीआई को जाएं। और लेकिन बाकी 3 जजेस जो थे, 8 और 3 11, मैंने कहा ना 11 जजेस, काजी फायज ईसा साहब ने खुद कहा कि वो सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। ठीक है, देखिए ना मेरी बात सुने। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, उस फैसले को डाइल्यूट करने के लिए आप कहें कि हमें जजेस की तादाद में इजाफा मतलूब है। आपको पता है ये इसी तरह का एक वाक़ा अमेरिका में हो चुका है। वो रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जी, जिसने कोर्ट पैकिंग की कोशिश की। अमेरिका में ये जो जजेस की 9 जजेस हैं, इनकी तादाद आप हैरान हो जाएंगे 18वीं सदी में मुकर्रर हुई थी। ठीक है। 1938 में रूजवेल्ट सदर बने, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से इख्तलाफ हुआ। उन्होंने कहा कि ये, और वो एफडीआर का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ जजेस और लाए जाएं। लेकिन पूरे अमेरिकी मुआशरे ने यक जुबान उसकी मुखालफत की। उनको कोर्ट पैकिंग नहीं, इसको कोर्ट पैकिंग कहते हैं। यानी आपने अपने उनके कोर्ट, आपको वहाँ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में उनको है कि रिपब्लिकन जजेस हैं या डेमोक्रेट जजेस हैं, ठीक है, उनको डाइल्यूट करने के लिए आप और जजेस वहाँ इंडक्ट करना चाहते हैं। ये खेल नहीं है बच्चों का कि आज सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 9 है, कल 14, परसों 18, अगले दिन 22 और अगले दिन 23। ये तो मतलब एक परमानेंट स्ट्रक्चर। क्या पार्लियामेंट के बिल पास करने के बाद आप पार्लियामेंट में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं कि पार्लियामेंट के अरकान की तादाद इतनी होगी आज के बाद, और उसको जो पास किया गया कानून है उसको अमेंड कर लें हम उसको? तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसको ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में पॉसिबल नहीं है। तादाद के मसले पर तो सज्जाद अली शाह के ज़माने में भी झगड़ा पैदा हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ ना, तादाद के मसले पे बहुत बड़ा झगड़ा था और वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। उस वक्त ये हुकूमत की ये राय थी कि जजेस रिटायर होते गए, उनकी तादाद 12 रह गई। चीफ जस्टिस अपने स्ट्रेंथ मांग रहा था 17 जजेस की, 16+1। तो हुकूमत को ये गुमान था कि शायद ये चीफ जस्टिस जजेस को भर्ती करके कोर्ट पैकिंग की आड़ में प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना चाहता है, जो बात वाक़े के खिलाफ है। मैं चूँकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था, मैंने हर सतह पे कोशिश की कि मैं यकीन दिलाऊं। मैं हमारे बहुत काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब मजीद निज़ामी साहब जो एक आइकॉन हैं हमारी मीडिया के, उनके पास मैं गया। मैंने उन्हें कहा, जी मैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार के आपको गारंटी करता हूँ कि ये जो भर्ती होने वाले नए जजेस, प्रपोज जजेस हैं, वो बिल्कुल उनका कोई सियासी बैकग्राउंड है। एक शख्सियत ने मुझे कहा कि ये जो मुनीर शेख साहब हैं, जस्टिस मुनीर शेख साहब, ये तो हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद, दूसरे महीने के बाद ये जाते हैं और किसी पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी शख्सियत से मिलते हैं। मैंने इस बात की तहकीक की तो मुझे पता चला मुनीर शेख साहब के पास पासपोर्ट ही नहीं था। अच्छा। हाजी गयास साहब के वो दामाद थे, अटॉर्नी जनरल, साबिक अटॉर्नी जनरल मरहूमा मकफूर, उनके पास पासपोर्ट ही नहीं था। ये बात मैंने हुकूमत की गोशगुजार की कि जिस शख्स को आप कहते हैं तफ्तीश कर लें। फिर हुकूमत की इमा पे जो है सैफुर रहमान साहब सज्जाद अली शाह से भी मिले। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि 12 जजों का जब नोटिफिकेशन आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार को उसको चैलेंज करना पड़ा, और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में कंसेंट के साथ चौधरी मोहम्मद फारूक, मरहूमा मकफूर, उन्होंने कंसीडिंग स्टेटमेंट दी कि नहीं, हम
नोटिफिकेशन वापस लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 रह जाएगी। तो ये 17 तादाद ऐसी नहीं है कि ये कम है। जजेस डिस्पोजल ऑफ केसेस का ताल्लुक तादाद बढ़ाने से नहीं है। आज ख़त्म हो जाएंगे केस तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वापस भेज देंगे आप? जी नाज़रीन कराम, एक वक्फा लेते हैं। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं अकरम शेख साहब की। इसके बाद हम बात को यहीं से जारी रखेंगे, यहाँ से हम ख़त्म किए जी। वेलकम बैक। बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म की थी। एक चीज़ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, आपने उसका एक जवाब भी दिया है कि उसको रिविजिट कराएं। आप वैसे मुझे बताएं कि ये जो जजेस की सिलेक्शन का मसला है, हाँ आमतौर पर कहते हैं कि कुछ चैम्बर्स हैं जिनके लोग ज़्यादातर आते हैं आगे, मीर साहब, और इसका इंतखाब जुडिशरी खुद करती है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसका कोई तरीका ऐसा हो सकता है? इसका तरीका ये जो 18वीं आईनी तरमीम में ये जो 175 का आर्टिकल शामिल किया गया, उसमें एक फर्द की डिस्क्रिशन को स्ट्रक्चर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। अच्छा, ये कह दिया कि जुडिशल कमीशन भर्ती करेगा। अब जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं जो सबॉर्डिनेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसके रूल्स खुद जुडिशल कमीशन ही बनाता है। उन्होंने ये पहले कहा था कि सिर्फ चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है। अभी कल ही जो जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कवायद बदल दिए हैं कि नहीं, एक बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा, चीफ जस्टिस होगा, 2 और मेंबर होंगे, वो सिलेक्शन करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी। अभी जुडिशल कमीशन ने जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटनाइज करती है, वो जजेस का इंटरव्यू भी कर रही है। उन्होंने इस्लामाबाद के जो जजेस थे, जिसमें रिसेंटली जस्टिस बाबर सत्तार, मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार का उन्होंने इंटरव्यू किया। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का भी इंटरव्यू हुआ। तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ, देयर शुड बी ए स्क्रूटनी। हाँ, ये लफ्ज़ स्क्रूटनी ठीक इस्तेमाल किया कि लोग कहते हैं कि जजेस का कोई एहतसाब का निज़ाम दुनिया में, यानी हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ये सर एग्जिस्ट करता है, जनरलों का है, पार्लियामेंटेरियन का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, एग्जिस्ट करता है। उसको जो है उसको मर्ज उसको हरकत में लाने के लिए जो तरीकाकार है ना, उसमें तरमीम की जरूरत है। अब ऐसा क्या इस वक्त क्या है तरीकाकार, मैं बता दूं आपको अगर आप इजाजत बताएं। बिल्कुल, अगर आपके पास वक्त हो तो। मुझे नहीं पता आपके सामने इंटरेस्टेड भी होंगे या नहीं। आज सिर्फ आपसे गुफ्तगू करनी है। देखिए, बात यह है मीर साहब के इस वक्त किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की आती है शिकायत, तो वो उसको नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज के पास इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। अगर सीनियर मोस्ट जज ये कह दें कि इसमें मवाद है, प्राइमा फेशी केस बनता है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चला जाता है। ठीक है। अगर वो एक जज कह दे कि नहीं बनता, तो फिर वो केस खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इसको ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। एक जज की बजाय 3 जजों की कमेटी बनाई जा सकती है। आप एक जज तो किसी वजह से आप कह सकते हैं कि एक जज ने अपने साथी जज का लिहाज करके, चीफ जस्टिस का लिहाज करके उन्हें तो अंदाज कर दिया। ठीक ठीक। लेकिन अगर 3 जजेस की कमेटी बनेगी तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, ये बड़ी लेविश प्रैक्टिस छोड़कर इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, वकला में आप देखें उनकी जो है आमदनी, उनका जो स्टाइल है उसमें, और ये तो एक फ़कीरी है। जजी जो है, जो आदमी जज बनना एक्सेप्ट कर लेता है, वो तो अपने लिए दुनिया को त्याग देता है। वो ठीक बात है, ठीक बात है। असूली तौर पे कई जज तो छोड़ देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। एडिशनल अगर मुकर्रर किया जाए, एक ज़माने में रिवाज था, तो कई उन्होंने तो 1 साल के बाद छोड़ दिया कि भाई हमारा गुजारा नहीं होता। मेरे उस्ताद थे अब्दुल शकूर सलाम, उन्होंने मेरी एनरोलमेंट की। उनके मुतालिक मशहूर हो गया कि वो जज बनने जा रहे हैं। उन्होंने 1 साल जब तक वो जज बन ही गए, उन्होंने कोई नया केस एक्सेप्ट नहीं किया। ये मैं नाम लेके बता रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसी तरह बाकी जजेस कहते थे। वो किसी को एक्सपेक्टेशन है कि मुझे चीफ जस्टिस ने कान में बुला के कह दिया कि भाई आप तैयार हो जाओ, वो अपना काम छोड़ देते हैं।
तो इसलिए ये एक बड़ा, मैं कहता हूँ, एक बहुत ही काबिल एहतराम, और ये उनकी कुर्बानी है जज साहबान की, जो एक्सेप्ट करते हैं ना, वो बहुत कुर्बानी देकर एक्सेप्ट करते हैं। और ये जजेस में इख्तलाफ राय, अब आपने जो असल आपकी बात का जो मरकज़ है वो जजेस में इख्तलाफ राय, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इख्तलाफ मेरी उम्मत की ये तो मतलब है इख्तलाफ जो है, हाँ। और ये वेस्ट ने इसको बारो किया है। आई डिसएग्री विद यू बट आई विल डाई फॉर योर राइट टू डिसएग्रीमेंट। तो मीर साहब ये इख्तलाफ तो जहाँ जिंदा सोच रखने वाले लोग, मुतहर्रिक सोच रखने वाले लोग, इंडिपेंडेंट लोग, जब वो मिलके एक मामले को देखेंगे तो मैं और आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं। अच्छा, एक तो दो बातें, एक तो जजेस का इंतखाब, वो आप कहते हैं कि उसमें बेहतर किया जा सकता, दूसरा कहते हैं इख्तिसाब, वो निज़ाम के अंदर भी इसी गुंजाइश है कि ज़रा शफाफ किया जाए। तीसरा ये होता है कि जजेस बहुत से कमेंट्स देते हैं, और बहुत सारे जजेस का एटीट्यूड ऐसा है जो तवज्जो का मरकज़ बना, लेकिन आप बोल नहीं सकते रहे। बहुत से लोगों पर कंटेम्प्ट के केस भी बने, जिसमें ख़ास तौर पे साकिब निसार का नाम लिया गया। उसके बाद एक जज ने तो एक बिल्डिंग गिरा दी, क्यों गिरा दी कराची में, कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन चलिए वो इतने कंट्रोवर्शियल नहीं हुए। फिर उसके बाद जज आए जिससे जिन्होंने कहा कि नाइस टू सी यू, गुड टू सी यू। देखें, मेरा तो सीधा कहना है, एक तरफ उमर अता बंदयाल है जो कहते हैं गुड टू सी यू, और एक तरफ मेरे उमर इब्न खत्ताब हैं जो इसलिए मुफ्ती को माजूल कर देते हैं, माजूल कर देते हैं कि क्या मेरे एहतराम में खड़े क्यों, आप मेरे एहतराम में खड़े क्यों हुए। तो इसलिए वो तो एक बड़ी सोच समझने वाली बात है। अच्छा, उनमें जितने केस जो पास भी हुई, उनके ज़माने में कोई अमेंडमेंट हुई, उन्होंने बुला लिया, सारे उनके एटीट्यूड एक खास। ये जजेस के अपने एटीट्यूड, जजेस के अपने रिमार्क्स जो हैं, ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये सर मेरी बात सुने ना, आप इस बात पे एम्फसाइज करें ना कि जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आप सुप्रीम कोर्ट से कहें नई अदालतें बनाने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने की बजाय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है, ये सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने की हैसियत से उसका जो मुकाम है उसको बिलिटल करने के लिए आप कह रहे हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो भी काम ना चला तो क्या आप देखिए, इस वक्त आपकी तरजीहात सबसे पहली होनी चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे मजबूत करें। ठीक है, इकॉनमी को मजबूत करने के लिए आपके लिए ये नागुज़ीर है कि आप एक बहुत ही ऐसा माहौल पैदा करें मुल्क में जो गारंटी हो स्टेबिलिटी की। आप तो खुद अनस्टेबल कर रहे हैं सिचुएशन को। देखो, मैं ये कहता हूँ जजेस के रिमार्क्स और उनके कई फैसले, मसलन अब एक जज का फैसला रेको डेक के बारे में कितना नुकसान मुल्क को पहुंचा, $10 बिलियन, एक जज का फैसला PKLI के बारे में, एक बिल्कुल पर्सनल रीजन, जी बिल्कुल, कोर्ट में जो क्राइसिस क्रिएट करते थे वो भी सबके सामने। तीसरा गुड टू सी यू वाला। आप ये बताएं मुझे मीर साहब, क्या किसी ने, हुकूमत ने, जिन्होंने कहा ये जो क्राइसिस क्रिएट किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? देखे ना, इन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने काजी फायज ईसा के खिलाफ तो रेफरेंस फाइल कर दिया, क्या साकिब निसार साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया? वो डैम फंड इकट्ठा कर रहे थे। नहीं मेरी बात सुने, डैम फंड इकट्ठा करे तो डैम फंड में इकट्ठा करने के वालों में हमारी मुक्तदरा की बड़ी जय्यत शख्सियतें उनके हमरा थी, शाना बशाना थी, उनको साथ लेके जाते थे वहाँ। तो बाहर, चूँकि वो मसला सब्जुडिस है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा। एक वकील होने की हैसियत से मेरी ड्यूटी है कि एक चीज़ जिसको कोर्ट खुद देख रही है मैं उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा न करूँ। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आपने जो मकसद हासिल करना है उस मकसद के हसूल के लिए क्या जो आप स्ट्रेटजी अख्तियार कर रहे हैं उसका कोई आपस में ताल्लुक है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल गारंटी के जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? अच्छा, हाँ, देखिए ना, इल्ला ये कि आप उनको उन मुकदमात को सुनने से महरूम कर दें। ये पाकिस्तान की जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, 3 हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है।
ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल 75 साल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है। आप इसको तब्दील करके बगैर 1 घंटे की बहस में, बल्कि बहस के बगैर खुफिया रखकर उसको अगर आप उसको तब्दील करेंगे तो क्या वो 75 साल का जो गुजरा हुआ माजी है इसका नतीजा क्या निकलेगा? कोई साहब आएंगे इसको लपेट देंगे। अब देखिए ना, मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ ब्रेकडाउन हो चुके हैं। वी हैव सफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, वी हैव सफर्ड 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बीइंग एब्रोगेटेड, हेल्ड ऑन बेंच। हमें तो बहुत एहतियात ले, सांस भी आहिस्ता, ये नाजुक है बहुत काम, आफाक किस कारगहे शीशा गरी का। इसमें तो बहुत एहतियात की जरूरत है। इसमें चूंकि अभी तक कोई बिल नहीं आया तो इसलिए मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। लेकिन पहली बात मैंने जो आपसे की उसको मैं सिर्फ 1 मिनट में आपकी इजाज़त से मुकम्मल करता हूँ। क्या मुकदमात की तादाद जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या हम इन जज साहबान को घर भेज देंगे? बहुत पेंशन देनी पड़ेगी। मेरी बात सुने ना, पेंशन नहीं, आप एक टेन्योर के लिए रखते हैं ना, आपको एक बहुत बड़ा सेटअप को कैटर करना पड़ेगा। जजेस की तादाद को बढ़ाना है तो जजेस की उम्र को बढ़ा दें, वो भी डिबेट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ा दें, हाई कोर्ट में भी बढ़ा दें। मेरी राय तो ये रही है, वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार के दोनों की रिटायरमेंट एज एक होनी चाहिए। एक आदमी जो हाई कोर्ट के जज की हैसियत से 65 साल तक काम कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से 68 तक काम कर सकता है, वो हाई कोर्ट का जज भी 68 तक काम कर सकता है। हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक। इसलिए अब जजेस की तादाद यानी उनकी यूनिफॉर्मली, ये नहीं कि एक का टेन्योर, अगर आप एक का टेन्योर करेंगे वो तनाज़े को जन्म देगा और वो इस चीज़ का बायस बनेगा कि आप वो दस्तूर जिसके साथ आप इस तरह एक मजाक करने के अंदाज में चंद घंटों में या चंद आधे घंटे के अंदर बुनियादी उसके स्ट्रक्चर को तब्दील कर देंगे, वो इस बात का बायस बनेगा कि कोई आदमी कहे कि अच्छा दस्तूर की ये हैसियत है, तब्दील किया जा सकता है तो मुअत्तल क्यों नहीं किया जा सकता, होल्ड इन अबेंस क्यों नहीं किया जा सकता, और जो जिन्होंने मुअत्तल किया था हमने क्या कर लिया उनका। तो मीर साहब ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और मैं इस्तदा करूँगा अपने पार्लियामेंटेरियन से कि इसको बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखें, इसके अवामिल व वाक़िब पे गौर फरमाएँ। नाज़रीन किराम, एक वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। गुफ्तगू को वहीं से जारी रखते हैं जहाँ से हमने ख़त्म की थी और बात को आगे शेख साहब के साथ करते हैं। क्या कुछ तरीका ऐसा है कि इस वक्त बिल्कुल टसल है पार्लियामेंट के दरमियान और जुडिशरी के दरमियान, या पार्लियामेंट के या जुडिशरी के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, बिल्कुल एक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ऑन वन पेज तो नहीं मैं कहूँगा, एक तरफ है, दूसरा जुडिशरी। मतलब कल जो रिमार्क्स दिए हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में दिए हैं, ये इंडिपेंडेंट अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन अदारा है, कुछ लोग कहते हैं कार्ड फार हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा उसकी एक जिम्मेदारी है ना, इट इज़ नॉट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। इलेक्शन करवाने वाला अदारा है। अगर इलेक्शन करवाने वाले उन्होंने एक बात पूछी है कि जनाब, मेरी बात से सुने, आपने कहा कि हमसे पूछ लेना, उन्होंने पूछ लिया है, 2 महीने तक आपने जवाब नहीं दिया। मेरी बात सुने, आप आर्टिकल 190 पे देखें, 190 of the Constitution. All state functionaries are bound to implement and execute the orders of the Supreme Court. इसी तरीके से all provincial functionaries are bound to implement and execute orders of a high court. हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कोई बात में आपको हो तो आप हम अबहाम हो तो हमसे पूछ लें। फैसले में डिटेल फैसला आपने लिखा नहीं, उन्होंने एक सवाल, उन्होंने एक वजाहत मांगी आपके कहने के मुताबिक, और उस वजाहत का 2 महीने के बाद आपने जवाब ये दिया। मेरे साहब तो ये मुनासिब तरीका है ये? मेरी बात सुने, असल बात ये है कि आप इसको टोटलिटी में देखें ना। अब वो भी अकड़ गए हैं। ना नहीं, कोर्ट छुट्टियों पे है। हाँ। कोर्ट छुट्टियों पे है और ऐसी नहीं है कि इंसाफ छुट्टियों पे नहीं हो सकता। अख्तियारी छुट्टियों पे नहीं है, जो स्टैट्यूटरी छुट्टियां हैं उन पे है। और कुछ जजेस साहबान ने अपनी मसरूफियात रखी होती हैं, किसी को कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। और ये जज साहबान भी जिस तरह
हम लोग अपने कौम भी छुट्टियों पर चली जाए। नहीं नहीं, कौम नहीं छुट्टी पे चली जाए। ये उन्होंने जो डे टू डे मसरूफियात के लिए 1-2-3 बेंच छुट्टियों में भी काम करते रहे। जज साहबान रज़ाकाराना तौर पे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी अवेल करते हैं, बाकी 2 महीने काम करते हैं। वो मुख्तलिफ बेंचेस में काम करते हैं, रजिस्ट्री पे बेशुमार केसेस पड़े होते हैं, वहाँ लाहौर में आके करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 माह की तातील की वजह से अगर ये गया ताख़ीर से रीजंस लिखी गई हैं, तो फैसला तो पहले ही आ गया था ना। अब रीजंस जो हैं हो सकती है डिलेड। मेरे पास तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें 3-3 साल तक रीजंस नहीं लिखी हुई। और नहीं, कई बात तो ये होता है, मसलन ऑरेंज लैंड का मसला है, ये ट्रेन जो लाहौर में बनी हुई है, कतई नज़र इसके कि ये ठीक बनी गलत बनी, क्या सूरत हाल थी, ये उससे बहस नहीं करते। 22 महीने लगाए कोर्ट ने इसको डिले करने में, मैं यही कह रहा हूँ। और सिर्फ उसका फैसला जजमेंट जो थी उसको होल्ड किया कोई 8 महीने के लिए। अच्छा ये बताइए, इसका नुकसान किसका हुआ? आप जरा मेरी बात सुनिए। अब इसके नतीजे में ये सजा होनी चाहिए कि उस कोर्ट नहीं, कौन जुरिस्डिक्शन से मारूम कर दिया जाए और एक नई कोर्ट जो जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। नहीं देखें ना, आप उसको तो डरा रहे हैं कि जी इसके आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, लेकिन जिस कोर्ट ने 9 महीने डिसीजन होल्ड रखा, 9 महीने नहीं 8 महीने, 2 महीने हुए हैं सिर्फ। नहीं ज्यादा है। किसके? नहीं, इसका नहीं, ये 12 जुलाई का फैसला। आज क्या तारीख है? नहीं, मैं ऑरेंज लाइन का कह रहा हूँ। नहीं, ऑरेंज लाइन में तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा। हाँ, तो ये इस तरह ये अदालतें क्या मतलब, कैसे इनको कैसे पूछा जाए? नहीं, कुछ देखिए, बात सुनिए। कई एग्जैक्टिव मामलात में मैंने देखा है कि मसलन आप कोई ऑर्डर लेना है, किसी ने कहा, एतराज़ किया, जी आपने फैसला ठीक नहीं किया, तो उन्होंने कहा कंटेम्प्ट लग सकती है, हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। ये जो हमारी मौजूदा अदालत है ना, पहली बात तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी अदालत की बैसाखी नहीं है कि उसको सहारा दे। ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो कानून है जिसके सज्जाद अली शाह साहब के दौर में मुझे 5 नोटिस मिले थे। किस जुर्म में? मैंने ये कहा था कि जजेस की तकर्री के मयार का तयन करें। दूसरा स्टेटमेंट तौर मैंने दिया, मैंने फिर कहा कि ये तौहीन अदालत का नोटिस देने से सार्फिन अदल का जो राइट है कि वो जजेस मुकर्रर हों जो उनके मामलात में सही फैसला दें। इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद मुनीर खान साहब ने मुझे नोटिस दे दिया तौहीन अदालत का, 5 तौहीन अदालत के नोटिस। और इस मुल्क के 2 बहुत नामवर वकला ने मुझे डिफेंड किया, बैरिस्टर एजाज हुसैन बटालवी साहब ने और शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने। अच्छा, शरीफुद्दीन पास दे डिफेंडेड मी, और मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मुझे क्लीन एक्विटल 9 रुकनी बेंच ने प्रिजाइडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अजमल मियाँ मरहूम मकफूर, उन्होंने मुझे एग्जोनरेट किया कि ये तो आपने फेयर कमेंट किया है, आपने मुतालबा किया है कि हमें वी आर एंटाइटल्ड टू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सो पीपल आर एंटाइटल्ड टू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कैसे करें क्राइटेरिया को? कहते हैं पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, जैसे सेनेट में होती है अमेरिका के। कोई हर्ज नहीं है ऐसे पब्लिक हियरिंग। पहले बात सुने ना, पहले मुकदमात की पब्लिक हियरिंग नहीं होती थी, अब होती है या नहीं? हो रही। तो अगर वो जो वहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिव्यू करती है, इंटरव्यू करती है इनका, अगर वहाँ भी देखिए, अमेरिका का निज़ाम अपना एक निज़ाम है, उनके तो हर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट, एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट भी सेनेट करता है। ठीक है, कहने को तो चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, लेकिन सेनेट करता है। ठीक है, रवायात हैं, और वहाँ फर्म 300 साल की रवायात हैं, उस पर पाबंद हैं, वो कायद हैं। इसलिए तो उन्होंने एक स्टैचूट को अमेंड नहीं किया, 18वीं सदी के स्टैचूट को अमेंड नहीं किया। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, वहाँ सिर्फ कांग्रेस ने लॉ पास करना है। लेकिन उन्होंने, चूंकि मैंने रूजवेल्ट कह रहे हैं कि अदालतों के मामले में अमेरिका भी, जो इसने बाइडन ने कुछ कहा था कि हमें कानून बदलना पड़ेगा, नहीं, वो इंटरफेयर नहीं करते। देखिए मेरी बात सुने मीर साहब, एक बात आप बिल्कुल मेरे दस्तखत करवा लें नोट करके। अमेरिका में, बरतानिया में
जजेस के मामलात में हुकूमतें मुदाखलत नहीं करती, किसी सूरत मुदाखलत नहीं करती। वंस दे आर जजेस, दे आर अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, फिर वो आज़ाद हैं अपनी मर्जी से अपने ज़मीर के मुताबिक अपने हल्फ किताबे फैसला करने के। बस और अगर उनसे आपको इख्तलाफ है तो उसका एक ही जरिया है 209। नाज़रीन किराम, एक वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां ख़त्म की थी। असल में बात तो यही है, वंस दे आर अपॉइंटेड जजेस, तो जज कैसे अपॉइंट हों, ये सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है। लोगों को इतबार नहीं रहा कि ये कैसे अपॉइंट होते हैं। वो कहते हैं उसके पास उसका रिश्तेदार ये उस चैम्बर का था, उसने लेके आया। एक ज़माने में शरीफुद्दीन पीरज़ादा का नाम होता था कि आधे तो उसके चैम्बर के ही हैं। मुझे बिल्कुल पता है, मैं मीर साहब, मैं आपको पता है, मैं आई हैव नॉट पैराशूटेड, आई हैव क्रॉल्ड माई वे। ठीक है, अब हमारे सामने की बात है, मैं आपके सामने की बात है ना। मैंने तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपने मुझे देखा, वकील की हैसियत से प्रैक्टिस करते हुए देखा, आगाज करते हुए देखा। मैं यही कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन ये है कि ये मसला सब एक का, हर एक का कंसर्न है। द जजेस शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर ग्रेट केयर, कॉशन एंड स्क्रूटनी। ठीक है, वंस दे आर अपॉइंटेड दे शुड बी रिस्पेक्ट। ठीक है, और उनके एहतसाब का एक ही तरीका है कि जो है उसको शफाफ किया जाए। ठीक है, आप उसमें इजाफा कर दें। देखिए बात सुने, उसमें आप कहें कि जी जजेस ये जो स्क्रूटनी है एक जज की बजाय वो 3 जजेस करेंगे। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही आप ये मुतालबा करें, हुकूमत मुतालबा करे, अटॉर्नी जनरल मेंबर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, प्रोसिक्यूटर है, वो कहें वहाँ उन्होंने कभी कहा है कि ये इसको। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो ये मसला है कि अब तो 2 जजेस ने पहले एक तो रिज़ाइन दे दिया, एक के खिलाफ कार्रवाई चलती रही, लेकिन इससे पहले शायद 2 या 3 जज थे जिनके नाम भी मुझे याद हैं, कुछ थोड़े बहुत है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने निकाले या उनकी धमकी से वो खुद चले गए थे। और वो क्यों चले गए सुन लें। हाँ। अब ये भी एक मिसनॉमर है। हाँ। मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता। मैं रिसेंटली मैंने कोर्ट की मुआवनत की है एक केस में कि ये जो एक दफ़ा जो मिसकंडक्ट है, ये नहीं है कि जज अपनी मर्जी से मिसकंडक्ट के चार्जेस फेस करने के बाद रिज़ाइन कर दे तो वो पेंशन का भी मुस्तहिक हो और आप उससे मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से उसका इस्तीफ़ा ले लें और फिर स्टेट एक्सचेकर पे उसका जो बर्डन है वो जारी रहे, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया उसकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हो। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला दिया कि नहीं, वो प्रोसीडिंग से कंटिन्यू मिसकंडक्ट की जो प्रोसीडिंग है, बल्कि कुछ नहीं, वो तो ये आपके केस की करते हैं। मैं कहता हूँ कि इससे पहले शायद पूरी हमारी हिस्ट्री में ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आप इस्तीफा दे दें, आप फारिग है। और ये गलत बात थी, ये गलत बात थी। उसकी वजह ये है, इसका मतलब ये है कि द जज has in his hand the pistol of resignation and he can shoot down proceedings of Supreme Judicial Council। ठीक। Supreme Judicial Council बहुत मजबूत केस बना के आए, वो जज साहब कहे ले जी मेरा इस्तीफा। अच्छा, अब वो फारिग। मेरा ख्याल हमने गुफ्तगू काफ़ी की। अगर आपको वाइंड अप करने के लिए कहा जाए तो 3-4 सवालों के मुख्तसर जवाब दे दें। जजेस की तकर्री सोच समझ की जानी चाहिए, उनके एहतजाब के अमल को शफाफ करना चाहिए, जजेस को कमेंट्स करते हुए एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब जज अपॉइंट हो जाते हैं उनके फैसलों का पूरी कौम एहतराम करना चाहिए। और खामखा जुडिशरी को तब्दील करके या उसको अंडर प्रेशर लाने के लिए एग्जेक्टिव को या पार्लियामेंट को कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही मीर साहब, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करूँगा। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ बहुत सारी और कंसिडरेशंस हैं, अगर हम आइन को बेतौकीर करेंगे इस तरह की तरमीम करके, मैं इसको कह रहा हूं कि इट इज बिलिटलिंग द मैंडेट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक बात। चलें, बाकी जब सारी बातें आप एग्री करते हैं, लेकिन आप जब मेथड अब इख्तियार किया जा रहा है उससे आप एग्री नहीं करते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बहुत तफसील के साथ आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी मेहरबानी की हकीम शेख साहब ने, वो तशरीफ़ लाए और तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू की। आप हर पहलू पर
हमने गुफ्तगू की है जजेस की तकर्री के हवाले से, जजेस के एहतसाब के हवाले से, उनके नमाज के हवाले से, उनके फ़ैसलों के एहतराम के हवाले से, जो तमाम अदारों पर बाइंडिंग है उसके हवाले से, हर चीज़ के हवाले से हमने किया। और हमारे जैसे मुल्क को किन किन बातों का एहतराम करना चाहिए, अपने आइन का, अपने असूलों का, अपने कवानीन का, और कितना ज़रूरी है दुनिया पूरी करती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।